आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केतन शुक्ला, जो कि विदेश नीति के देश के शीर्षस्थ विशेषज्ञों में से एक हैं। डॉक्टर केतन शुक्ला आईएफएस अफसर रह चुके हैं, बोत्सवाना में भारत के राजदूत रह चुके हैं और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद के ऊपर रह चुके हैं। डॉक्टर शुक्ला से हम पूछेंगे कि इस्लामाबाद में जो सम्मेलन हो रहा है उसका भविष्य क्या है। पहली नजर में ही लगता है कि दोनों ही पक्ष, ईरान और अमेरिका, एक दूसरे के ऊपर गहरे अविश्वास के साथ में इस वार्ता में आए हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, दोनों ही पक्ष कड़े से कड़े बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो दो समांतर रेखाएं हैं जो कि आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अगर ऐसी स्थिति है तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि आखिरकार वो इस्लामाबाद में जमा ही क्यों हुए। अगर वो इस्लामाबाद में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बातचीत उनके बीच में होगी, लेकिन उस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा। डॉक्टर शुक्ला, आप जरा नई परख के दर्शकों के लिए इस बात के ऊपर कुछ रोशनी डालें। नमस्कार। इसमें ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने जैसे शुरू में ही कहा, अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था कि पूरे सिविलाइजेशन को मैं नष्ट कर दूंगा, उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था। पूरी वर्ल्ड में बहुत ही बुरी तरह उसका क्रिटिसिज्म हुआ और पर्टिकुलरली अमेरिका में 4 जनरल को उनको निकाल देना पड़ा है। उनके अटॉर्नी जनरल को उन्होंने सस्पेंड किया है, होमलैंड सिक्योरिटी की नाओमी को सस्पेंड किया है, और पर्टिकुलरली जो उनका बेस था मागा, वो बेस बहुत ही ध्वस्त हो गया है। उसमें 3-4 बहुत बड़े नाम है, टकर कार्लसन है, फिर फुएंटास है, कैंडिस ओवेन है और मार्गरेट टेलर ग्रीन है। ये लोग पहले से ही अपोज कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप जो जीते थे वो इसलिए जीते थे कि कोई वॉर नहीं करेंगे दुनिया में, ये वॉर से बाहर आ जाएंगे। 70% अमेरिकन पीपल इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 63% डिसअप्रूव करते हैं। अप्रूवल रेट ट्रंप का 34% है, जो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे कम है। दूसरा उनका इलेक्शन प्लान था कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब उसमें आपको ताज्जुब होगा, उनका जो अभी लेटेस्ट सर्वे है वो -71%, जब आया था +11 था, अभी -60 है। तो ये सब चीजों से एक तो ये है कि ट्रंप के लिए बहुत मुसीबत है। अभी तक अमेरिका में जो 90 सीट का इलेक्शन हुआ, उसमें एक सीट के साथ सभी सुप्रीम कोर्ट, स्टेट, कांग्रेस, सभी इलेक्शन उनकी पार्टी हार गई है। इवन मारा-लागो में जो कांग्रेस उनकी सीट थी, वहां भी डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है। तो डोमेस्टिक कंपल्सन है। और ट्रंप का 1 साल से आप सब ने तो देखा ही होगा कि उनके जो स्टेटमेंट होते हैं, तो वो सब चीजें देख के एक चीज लगती है कि एक बहुत फेमस चाइनीज फिलोसोफर थे शू, उन्होंने कहा था आपके एनिमी को कंफ्यूज करिए, पहले अपने आप को कंफ्यूज करिए, और जब आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप क्या कर रहे हो आपके एनिमी को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। यही चीज निक्सन ने कही थी। इसकी मैडमैन थियरी है जो ट्रंप को बहुत ही आगे जाके उनके फ्यूचर के लिए भी यही सही साबित होने वाली है। उन्होंने वियतनाम वॉर के लिए 1968 में कहा था कि तुम्हारे जो दुश्मन है उसके दिमाग में डाउट डालिए कि आपकी सैनिटी और मेंटल स्टेबिलिटी वो बहुत ही लिमिटेड है, जिससे वो सामने वाला घबरा के आपको अनड्यू कंसेशन देगा। तो जो कहा है उसमें कोई डाउट तो है नहीं। उनकी सैनिटी के बारे में अब दुनिया में किसी को कोई डाउट नहीं रहा है। रात को 2 से 3 बजे में वो हमेशा स्टेटमेंट करते हैं। मेरे को 2 दिन पहले किसी ने कहा था कि क्या, मैंने कहा आप 1 दिन और रुक जाइए, बाद में बात करते हैं, ट्रंप शायद कोई स्टेटमेंट देंगे। तो ट्रंप ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। तो ये जो है एरोगेंस पावर में लिखा है। तो ये इंडिया के दर्शक बहुत ही इसी वर्ड सुनते हैं, मास्टर स्ट्रोक आर नॉट इजी एंड कॉस्टली। तो ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रंप के लिए इससे बाहर निकलना था, तो उनके लिए कौन मिडल मैन का काम कर सकता था। तो उनके ताल्लुकात कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो उनके फील्ड मार्शल है, उनके ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ भी काफी अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान का 20% पॉपुलेशन शिया है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने ड्राफ्ट किया, एक्सचेंज किया, जो भी हो, और ईरान को लाने में ज्यादा चाइना का रोल रहा है। चाइना का ईरान के ऊपर काफी दबाव है, और चाइना ईरान को सप्लाई करने में कई सालों से, जब सैंक्शन है, ईरान 30 साल से सैंक्शन झेल रहा है, तो उसमें चाइना और रशिया ने उनको काफी हेल्प की है।
तो टेबल पे लाने का काम पाकिस्तान ने कर दिया है, इस्लामाबाद में हो रही है। अब इसमें क्लिंटन ने भी स्टेटमेंट दिया और बाकी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है कि जो टीम गई है ट्रम्प की, क्लिंटन ने भी कहा है कि आप नेगोशिएशन के लिए जाइए तो कुछ उसमें कोई वॉर शुरू करो तो एक गेम प्लान होता है, कुछ होता है। वो नेतन्याहू के लिए हम आगे डिस्कस करें, दोनों की एक गलती हुई है। तो जेडी वांस गए अपनी वाइफ के साथ, स्टीव विटकॉफ उनका जो स्पेशल एनओए है उसके बारे में तो आपने यूक्रेन में और सब में देखा होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनको कोई डिप्लोमेसी का नॉलेज नहीं है। जेडी वांस का भी डिप्लोमेसी में नॉलेज जीरो है। और जारेड कुशनर है, वो उनके दामाद है, वो ज्यू है, और उनके जो पिताजी थे वो जेल में थे, ट्रम्प ने पार्डन करके एम्बेसडर बना के भेजा है। इवांका ट्रम्प के साथ उनका काफी इमोशनल बॉन्ड है। तो जारेड कुशनर फॉर्मर प्रेसिडेंट एडवाइजर लिखते हैं, क्योंकि उनको इस बार सिक्योरिटी क्लियरेंस में उनका कोई रोल नहीं है। पर इजराइल के नेगोशिएशन में सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट कंट्री ने, सऊदी अरेबिया ने उनको $2 बिलियन ट्रम्प जब हार गए थे उसके बाद दी दिए हैं। तो जेरेड कुशनर के जो इजराइल के साथ एक्ट हुआ उसमें भी उनका रोल रहा है। तो ये 3 लोग मेन है, और ब्राड सेंटकॉम के है। पर ईरान ने जो टीम भेजी है वो काफी सीजन्ड है। मोहम्मद गालिब जो स्पीकर है वो फॉर्मर ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के लीडर थे। तो ये एक है। दूसरे अब्बास अराकाची बहुत अच्छे डिप्लोमेट है, मजीद रावनी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, एंड मोहम्मद बगैर जो स्पेशल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, प्लस जो टीम है पाकिस्तान की ओर से स्टैंडर्ड है, साबा शरीफ, आसिम मुनीर, दार जो चाइना गए थे, और मोहम्मद मलिक जो एनएसए है। तो ये टॉक में होने से पहले ट्रम्प की जो प्रेस सेक्रेटरी थी और हेक्साथ थे, दोनों ने स्टेटमेंट दी। हेक्साथ ने कहा उनका 98% नेवी डिस्ट्रॉय हो गया है, उनका एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो गया है। और ट्रम्प ने अभी स्टेटमेंट दिया कि हमारे जहाज तैयार है, हमारे स्पेशल वेपन तैयार है। तो ये नेगोशिएशन के पहले इस तरह की बातचीत होती नहीं है। और उनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट बड़ी कंट्रोवर्शियल है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये 10 पॉइंट प्रोग्राम है, वो डिस्कार्डेड प्रपोजल है, वी हैव थ्रोन इन द डस्टबिन। और जेडी वांस अभी हंगेरी गए थे कि जेडी वांस का भी एक प्रॉब्लम है कि वो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस और सभी जगह उन्होंने अल्ट्रा राइट को यूरोप में सपोर्ट किया है, काफी लेक्चर दिए जो नहीं देने चाहिए थे। और वहां पे भी उन्होंने ये कहा कि ईरान को इंग्लिश नहीं आती है उनके डिप्लोमेट को, इसीलिए गलती से ये 10 पॉइंट प्रोग्राम में लेबनान को इंक्लूड किया है। तो ये एक 15 दिन के लिए है, ये नेगोशिएशन लंबा चलेगा, बीच में कुछ बहुत बड़ा कोई ट्रम्प गूफ नहीं कर दे और कुछ चीज नहीं हो तो बातचीत होती रहेगी। पर इसका निष्कर्ष आना मुश्किल लग रहा है। अब ये जो वॉर हो रही है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। हमारे यहाँ एक ऐसी इमेज है कि एक रजा पहलवी के बाद जो खोमेनी आए और एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है, काफी उनमें कंट्रोल रहता है। तो जो ईरान के डिप्लोमेट और ईरान के लोगों को जानते हैं उनकी इमेज बहुत कंप्लीटली डिफरेंट होती है। ओवर द ईयर मैंने भी कई ईरानियन डिप्लोमेट के मिले, उनके स्टूडेंट्स को मिले जो सब यहाँ पढ़ने आते थे। तो ये जो ईरान का आप यदि कंपैरिजन अमेरिका के साथ करोगे, पर्टिकुलरली लेडीज का, क्योंकि सबसे बड़ा उन्होंने ट्रम्प ने कहा 30,000 लोग मर गए हैं तो उसकी वजह से हम उनको आजाद करेंगे, ये करेंगे। तो उसमें एक दूसरी चीज बहुत बड़ी हुई है कि ईरान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, ईरान में लोगों का बहुत ही 2 साल से काफी वहां पे विद्रोह जैसी परिस्थिति थी। पर जो खोमेनी थे वो अपने आप को बचा सकते थे। खोमेनी इंसिडेंटली हमारे इंडिया से, उनके परदादा बरेली से गए थे, उनको इंडिया के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, आगे गवर्नमेंट में अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे हैं। तो उन्होंने जो शहादत दी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई जिसने ईरान के पूरी आवाम को अपने साथ एक कर दिया। पर आपको याद होगा कि जो सिया है, जैसे मैंने पाकिस्तान में कहा 50% लेबनान में है, यमन में है, इवन कतार और उसमें भी मेजोरिटी है, इराक में मेजोरिटी सिया है। इस परिस्थिति में 40वें दिन पे ये पीस टॉक की बात हो रही है। इसका सिग्निफिकेंस है कि जब करबला में शहादत हुई थी तो 40वें दिन में इन लोगों ने उनकी मार्टिडियम, वो हमेशा फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ईरान की पब्लिक हमेशा इस तरह की चीजों में एक साथ हो जाती, जैसे इजराइल में ज्यू रहते हैं। 9 साल तक उन्होंने
इराक के साथ लड़ाई लड़ी, तब उनके पास कोई इतना अच्छा मिलिट्री आर्मी कुछ नहीं था, पर 9 साल तक जिसमें 3.5 लाख लोग मारे गए थे, फिर भी ईरान बचा और सद्दाम हुसैन वीक हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली जैसे हम बात कर रहे थे होर्मुज स्ट्रेट, वो की है। होर्मुज स्ट्रेट का जो ओरिजिनल है वो अहुर मजदा, गॉड ऑफ लाइट जो पारसियों में कहते हैं, उसमें से होर्मजाद बना मिडिल किंगडम में, पोर्चुगीज में हॉर्मुज बना और इंग्लिश में हॉर्मुज बना। अब ये जो महिलाएं वहां है, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग है, 99% लिटरेसी रेट है, अमेरिका में 87% है, 62% महिलाएं वहां यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, 57% यूएसए में, पर 70% साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, जो अमेरिका में खाली 23% है। 60% मेडिसिन में अमेरिका में 40% है, 49% डॉक्टर है और 38% अमेरिका में है। तो यदि आप देखो तो वहां महिलाओं का जो एजुकेशन है, उनका जो थिंकिंग है, और वहां सोशल सर्विस, स्कूल, हॉस्पिटल और सब खोमेनी ने बहुत ही अच्छी तरह बनाए हैं। और वहां पे पॉलिटिक्स में वुमेन पार्टीशन 4000 साल से है, एलामाइट एम्पायर से, जबकि अमेरिका में 250 साल से है। तो एक जो इमेज है वो बहुत ही गलत है। ईरान एजुकेशन में वर्ल्ड में 4थे नंबर पर है। तो इस परिस्थिति में अमेरिका के पास क्या है? तो ये जो वॉर हुई वो फरवरी में मीटिंग हुई थी नेतन्याहू और ट्रंप की। उसमें नेतन्याहू ने जो डोजियर दिया था उसमें उन्होंने ये वेनेजुएला के बाद वो सोचते थे सिरिया रोड्रिगेज की तरह कुछ कोई मिल जाएगा और 4 दिन में यदि खोमेनी को मार दिया तो कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी, पर वो पूरा डोजियर गलत था। CIA ने ट्रंप को कहा था, पर ट्रंप की प्रॉब्लम ये है कि उनके जो एडवाइजर है वो सभी नादान कह सकते हैं कि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनके डिफेंस मिनिस्टर, जिसको उनको सेक्रेटरी कहते हैं, वो वॉर सेक्रेटरी कहते हैं, वो टीवी न्यूज के एक संडे प्रोग्राम के एंकर थे। बहुत ही दारू पीते हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत ही, उन्होंने 4 जनरल को सस्पेंड किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सस्पेंड किया। बाकी जो उनके सलाहकार है उसमें एक भी सलाहकार ऐसा नहीं है जो डिप्लोमेट हो, और पर्टिकुलरली मार्को रूबियो, जिनको उनको 2 डिप्लोमेट कहते हैं, वो अब चुप रहते हैं और उनको नेगोशिएशन में नहीं भेजा गया है। और 28 में 2 कैंडिडेट है, एक मार्को रूबियो है, जेडी वांस है। तो जेडी वांस के लिए अपॉर्चुनिटी है, पर ये उनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये नेगोशिएशन में लगेगा, क्योंकि 2 शर्तें रखी। एक एसेट को ईरान ने कहा कि हमारी एसेट अनफ्रीज कर दो, न्यूक्लियर में जो 450 का में वो देने को तैयार नहीं है, उसमें शायद कुछ नेगोशिएशन हो सकता है। क्योंकि जिनीवा में जब नेगोशिएशन हुआ था, कि जब बम्बार्ड में किया उसके 1 दिन पहले, उसमें ओबामा के जकोपा से भी ज्यादा अच्छी टर्म एंड कंडीशन ईरान मानने को तैयार था। पर नेतन्याहू का एक इंटरेस्ट है कि वॉर खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेतन्याहू, ट्रंप की जो चाबी है वो नेतन्याहू के पास है। इलेक्शन में बाइडेन ने कहा था ही इज अ पपेट ऑफ पुतिन, पर ही इज अ पपेट ऑफ बोथ नेतन्याहू एंड पुतिन। तो इस दिक्कत अब ये आ रही है कि जो नेतन्याहू है उनका पूरा जो सपोर्ट है वो 2 साल से बहुत कम होता जा रहा है। इजराइल की एक बात मैं कह सकता हूं कि इजराइल के लोग वॉर को सपोर्ट करते हैं। वॉर होती है तब कभी वहां आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। इवन फॉरेन से जो ट्रेनिंग ली है वो लोग भी हमेशा आते हैं, उनकी हर साल रेगुलर ट्रेनिंग होती है। पर अब ये ईरान वॉर के बाद पहली बार विरोध होना शुरू हुआ है और आर्मी पब्लिक सपोर्ट 60% है। और पहली बार उनके जो लीडर है ऑपोजिशन, जो वो आर्मी के जनरल है, इनके साथ काम किया लापिड, उन्होंने कहा कि दिस इज हाफ बेक एंड इट हैज पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली फेल, एंड इसको रिपेयर करने में डैमेज 10 को लग जाएंगे। क्योंकि जो होलोकास्ट हुआ था इसकी वजह से इजराइल के लिए एक सिंपैथी थी, पूरी दुनिया में थी, और हर एक चीज में कई सालों से कुछ भी होता था तो इजराइल के लिए लोग सिंपैथी रखते थे। पर गाजा के मैसेकर के बाद जो 1 लाख लोग मारे गए और 3 साल से जो ये चल रहा है, अब पूरी दुनिया में इजराइल के लिए सिंपैथी बहुत ही कम हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इजराइल की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अमेरिका है। अमेरिका में बहुत ही अनयूजुअल चीज हुई है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी को
ज्यू फंड करते थे, उनका एक आईपाक करके बहुत बड़ा वो है, वो फंडिंग की वजह से हमेशा इसराइल को फंडिंग मिलता था, उनको दोनों पार्टी सपोर्ट करती थी। पहली बार ये चीज में एक दरार देखने मिली, वो थी न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन, कि जिसमें हकीम जाफरी और सुमर जो दोनों माइनॉरिटी के लीडर है सेनेट और कांग्रेस के, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, पर 60% जू ने, न्यूयॉर्क को माना जाता है कि जू का एक गढ़ माना जाता है, वहां वो जीत गए और 50% से ज्यादा वोट लाए। प्राइमरी में ऐसा दिख रहा है कि हकीम जाफरी एंड सुमर दोनों शायद इलेक्शन हार सकते हैं, प्राइमरी में उनको कोई ये करेगा। तो अमेरिका में अब डेमोक्रेटिक पार्टी में सबके हम फंड लेने को तैयार नहीं है, या हम फंड वापस कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा कि रिपब्लिक पार्टी में तो रहेगा, पर डेमोक्रेटिक पार्टी में अब इजराइल का जो होल्ड है, जो 60 साल से था, वो अब कम हो जाएगा। और मिड टर्म इलेक्शन में लग रहा है कि ट्रंप की पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। दोनों सेनेट और कांग्रेस में 2 सीट की मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी कम हो जाएगी। ये भी ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है कि यदि कांग्रेस में और सेनेट में बाय चांस 60 मिल गए तो उनको इम्पीच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो निक्सन ने फेस किया था। जो मैंने कहा मैडमैन थियरी, वो ट्रंप को लागू पड़ेगी। निक्सन थोड़े समझदार थे, रिजाइन कर गए, ट्रंप रिजाइन नहीं करेंगे तो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट होंगे जिसकी सबसे लोएस्ट पॉपुलैरिटी है, वो इम्पीच होंगे। उनके जो वो फेलोन है, सेक्सुअल ऑफेंडर है, उनको एक नेगोशिएटर कहते हैं, पर उन्होंने सबसे ज्यादा बैंकरप्सी की है, तो उनका बिजनेस का मॉडल है वो भी हमेशा फेल रहा है, और डिप्लोमेसी के बारे में कुछ बोलने जैसा ज्यादा नहीं है। तो इस परिस्थिति में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल रहेगी, और ये चीज जो है वो काफी इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये अभी ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है, पर ये वॉर जब खत्म हो जाएगी, क्योंकि यदि कभी ना कभी तो होगी, पर उसमें एक चीज ये होगी कि इसके खत्म होने से दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑयल है 20% तो वहां से आता है, पर जो रिफाइनरीज और बाकी सब चीजों में जो नुकसान हुआ है वो जल्दी भरपाई होने के चांसेस बहुत ही कम है। उसमें 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है। मिडल ईस्ट ध्वस्त हो जाएगा। जो वॉर ज्यादा चालू रही तो सलाइनेशन प्लांट जैसे कि उसके पर दूसरा प्लांट, उस पर जो अटैक हुआ तो 20 दिन में गल्फ के सभी स्टेटों को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। 100 से 150 बैरल, जब गोल्डमैन सैक्स और सब कह रहे हैं। ऑयल के सिवा और चीजें हैं जो कम डिस्कस होती है। 92% जो सल्फर होता है वो बाय प्रोडक्ट है, और जो सल्फर है वो कॉपर, निकल एंड कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ईवी बैटरीज, ट्रांसफॉर्मर, डेटा सेंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी चीजों में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। सिंथेटिक नाइट्रोजन जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगेन बाय प्रोडक्ट है, और वो फर्टिलाइजर, तो फीड स्टॉक में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। 3 कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया। चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। रशिया में वॉर चल रही है, इसलिए वहां से भी फर्टिलाइजर आना मुश्किल लग रहा है। तो इस परिस्थिति में एक फेमिन जैसा हालत हो सकता है, और ये भी अगेन सब रिफाइनरी 100% कैपेसिटी पे काम करेगी तो होगी। पर्टिकुलरली मैंने कहा कि सल्फर एसिड तो मेटल के लिए और बैटरी और चिप्स के लिए है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है हेलियम। हेलियम भी सेमीकंडक्टर चिप और आर्मामेंट इंडस्ट्री में अमेरिका का मिसाइल और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है MRI जो मेडिसिन में यूज होता है। सो ये वॉर में 2 डिफरेंस हम देख सकते हैं। अमेरिका नैरेटिव, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजी। ईरान का इस इन चीजों में मामला काफी सोफिस्टिकेटेड रहा है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी। उसमें मीडिया, एलाइज एंड पब्लिक तीनों इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का जैसे मैंने कहा, एलाइज नाटो ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है। तो फर्स्ट टर्म में भी उन्होंने कहा था, बाइडेन ने काफी मेहनत करके उनको वापस लाए थे। उनके सेक्रेटरी जनरल रट अभी अमेरिका में थे, उन्होंने कहा करना चाहिए, पर अमेरिका यूरोप में बहुत क्रिटिसाइज हुआ है। ब्रिटेन के स्टैमर ने भी कह दिया हमें इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हम अमेरिका जो कहता है करने को तैयार नहीं है। मैक्रोन का तो सबने सुना है कि उनको मैक्रोन क्यों, तो कहा कि उनकी बीबी उनको पीटती है, तो ऐसा कोई उसके लिए बोलना नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के लिए भी उन्होंने ऐसे बीभत्स शब्द यूज किए हैं। स्पेन, इटाली, जर्मनी, फ्रांस सभी ने एयर स्पेस यूज करने के लिए ना कहा है। तो तीसरी चीज जो एलाइज है वो अब उनके पास कोई एलाई है नहीं।
इवन कनाडा, जापान, कोरिया भी ईरान में डिस्कस कर रहा है बायलैटरल ईरान के साथ, उनका ऑयल कैसे आ सके। जापान ने युआन में पेमेंट करना शुरू किया है। तो ये सब चीजें देखते हुए लगता है कि अमेरिका इकोनॉमिकली और नैरेटिव दोनों वॉर हार गया है, एलाइज उनके पास रहे नहीं है। तो इस परिस्थिति में उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नेगोशिएशन लंबा ईरान क्यों खींचना चाहेगा। अमेरिका में एक बहुत फनी चीज हुई जो हमारे यहाँ भी, वहां एक कांग्रेस का पावर है कि वॉर डिक्लेयर करनी होगी तो उनको कांग्रेस से परमिशन लेनी कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है। तो उन्होंने जो पुतिन कह रहे कि ये एक ऑपरेशन है, उन्होंने भी कहा है, पर 60 दिन के बाद, इस महीने के अंत के बाद उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। और कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी 3 बार कोशिश कर चुकी है नो वॉर रेजोल्यूशन लाने का। कल वहां रिपब्लिक पार्टी पावर में है, मेजोरिटी में है। तो वहां ऐसा है कि कोई भी मेंबर जाके गावेल, तो उन्होंने गावेल करके कहा कि 2 दिन की छुट्टी कर दी, पहले 2 वीक की छुट्टी कर दी थी। तो कई दिनों से कांग्रेस में वैकेशन कर दिया है। तो इसके बाद उनको जाना पड़ेगा। और रिपब्लिक पार्टी में कुछ कांग्रेसमैन 5 जो है वो इसके अगेंस्ट है। सो यदि वॉर रेजोल्यूशन, नो वॉर रेजोल्यूशन पास हो गया तो ट्रंप एक तो पहले वॉर नहीं कर सकते क्योंकि वॉर क्राइम में जाएगा। दूसरी चीज ये है कि उनको $200 बिलियन चाहिए, वो भी नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल ईरान के लिए थोड़े और दिन आगे चलता रहा तो अमेरिका के लिए हम सरेंडर या डिफीट तो नहीं कह सकते, पर बहुत बड़ी कह सकते हैं कि दिक्कत। और ट्रंप के लिए जो हमेशा वो जीत जाते हैं वो कहेंगे, एक चीज इन्होंने इंटरेस्टिंग की है कि उसको 10वीं बार एक सीज फायर कराएंगे शायद। उन्होंने लेबनान और इजराइल को अमेरिका में बुलाया है, तो उनका डबल फिगर हो जाएगा। पर ओवरऑल देखे तो इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और अब उम्मीद रखे कि ये वॉर जल्दी उसका अंत हो। जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक इसके काफी गंभीर परिणाम है और ये वॉर बंद होने के बाद भी 6 महीने तक कंटिन्यू करेंगे। सो इंडिया के लिए पर्टिकुलरली जो कंट्री, हमारा $20 बिलियन गल्फ में एक्सपोर्ट है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस आता है वो $20 बिलियन है। यूरोप और अमेरिका में रिसेशन आएगा तो उससे हमारा एक्सपोर्ट में और इम्पैक्ट आएगी। तो डॉलर के ऊपर, रुपीस के ऊपर प्रेशर आएगा। दूसरी चीज ये है कि डॉलर वीक होता जा रहा है, पर साथ में रूपी भी वीक होता जा रहा है। बाकी सब करेंसी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रही है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब परिस्थिति में ओवरऑल देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमी में हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगी, साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जो अमेरिका में इन्फ्लेशन फिगर जो आई है तो 2% ज्यादा होने के चांसेस वो लोग मान रहे हैं। उनके एम्प्लॉयमेंट डेटा खराब है। तो इंडिया के लिए इकोनॉमी में काफी इम्पैक्ट आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड में हम देखें तो एक डालियो की बहुत बड़ी थियरी है, ऑल एम्पायर डिक्लाइंस। तो ये जो है कि मैं भी कई बार तक कहता था कि अमेरिका 30-40 साल तक सुपर पावर रहेगा। एक हमारे लिए अच्छी बात है कि चाइना नेक्स्ट इमर्जिंग सुपर पावर है। अब लगता है कि ये चीज बहुत जल्दी अमेरिका डिक्लाइन में जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगी वो इंडिया के ऊपर आएगी, क्योंकि चाइना सुपर पावर हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है 4 सुपर पावर होंगे, यूएस, चाइना, रशिया एंड ईरान। रशिया को सुपर पावर कहना आज के दिन में गलत बात है, क्योंकि यूक्रेन में उनकी परिस्थिति बहुत खराब है। रोज के 1000 सोल्जर को मिड ग्राइंडर कहते हैं। तो उन्होंने ये एक चीज इंपॉर्टेंट सभी कंट्री के लिए है कि जो ये वॉरफेयर है पूरी चेंज हो गई है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। अभी तक न्यूक्लियर पावर के लिए कहते थे, पर यूक्रेन ने एक चीज सिखाई है कि आप ड्रोन और मिसाइल्स डिफेंसिव जो करते हो। रशिया 20% पे, अभी 19% पे आ गया है। उनके 10 लाख के ऊपर सोल्जर इंजर्ड या मारे गए हैं, 8,000 से ज्यादा टैंक, 1/3, और उनका 20% पेट्रोलियम। ये सभी चीजें यूक्रेन ने एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में की है। और ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर ईरान ने अडॉप्ट की है जब से उनका अमेरिका के साथ
ताल्लुक अच्छे नहीं थे, उन्होंने 10 साल से प्रिपरेशन की है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ये मानती है कि 50% मिसाइल और ड्रोन उनके पास है, जिसे वो 3, 4 या 5 या 6 महीने तक लड़ाई कर सके। पर इजराइल और अमेरिका के पास ये नहीं है। आज के दिन में वर्ल्ड में 3 कंट्री के पास एम्यूनेशन है, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड ईरान। यूरोप का जो पूरा स्टॉक पाइल है वो यूक्रेन में यूज होगा। रशिया का पूरा स्टॉक पाइल, इवन 60s के टैंक भी उन्होंने यूक्रेन में यूज कर लिए। अमेरिका की हालत भी ऐसी है। तो इस परिस्थिति में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ईरान का, ये हम नहीं कह सकते कि ईरान वॉर जीत सकता है, पर किसी भी वॉर में एक चीज इंपॉर्टेंट है, बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। तो ये यदि अमेरिका 50,000 सोल्जर भी लाए तो भी ये जो उनकी ज्योग्राफी है ईरान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इराक जो है वो भी शिया मेजोरिटी है, वहां भी उनका ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड अभी भी है। बाकी सब यूरोपियन कंट्री अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मिडल ईस्ट से उनके जो बेस है वो 19 बेस अब काम नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका इतने सारे सोल्जर और जो वॉरशिप्स है, आपको याद होगा कि यूक्रेन वॉर में 3 साल पहले मॉस्कोवा एक बहुत ही बड़ा वॉरशिप रशिया का उन्होंने डुबो दिया था शुरुआत के 1 साल में ही। तो ये अब्राहम भी कुछ क्या है पता नहीं है, फोर्ड की भी यही हालत है। तो ये वॉर जीतना अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल है। और जब डेड बॉडीज जाना शुरू करेंगे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। वियतनाम वॉर में लोगों ने देखा है, अफगानिस्तान वॉर में देखा है, इराक वॉर में देखा है, और बाकी 2 वॉर में बाकी एलाइज उनके साथ थे। और एक चीज ये है कि अफगानिस्तान में ट्रंप ने तालिबान से जो वॉर चल रही थी, बाद में वो तालिबान को सौंप पे चले गए थे। यहाँ भी ऐसा लगता है कि खोमेनी से उन्होंने वॉर शुरू की थी, खोमेनी के पास जाएगा। पर ये खोमेनी उनसे ज्यादा रेडिकल है। आज कल उन्होंने बड़ी स्पीच दी है, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट गो विद द डेविल, हम हमारे एक शहादत का बदला लेंगे, ब्लड मनी और इस तरह की। तो ये जो खोमेनी के पुत्र है वो ज्यादा रेडिकल है, रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ वो ज्यादा अटैच है। लास्ट ईयर जून में रुक गए थे क्योंकि वो खोमेनी काफी मॉडरेट थे। तो ये कह सकते हैं कि ये ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ईरान की यदि हिस्ट्री देखे तो 4000 साल में जितने भी एम्पायर उनको कॉन्कर करने के लिए आए, सभी कोलैप्स हुए हैं या रिट्रीट हुए हैं, वह पूरे एम्पायर डाई। सबसे पहले था साइरस द ग्रेट, अलेक्जेंडर का नाम हमारे इंडिया में सबने सुना है, 32 साल की उम्र में मारे गए, उसके बाद उससे तहस नहस हो गया। उसके बाद रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर आया, वो कुछ नहीं कर पाया, जूलियन डाइड और कासियस बैटल ऑफ कारा में हार गए। सफाविद एम्पायर बना, मंगोल थे, वो इंडिया में हुआ था, सब कुषाण वो उनके साथ मिंगल हो गए और इल्खात एम्पायर बनाया। तो 3000 साल से इनका सिविलाइजेशन हमारी तरह कंटिन्यूस है, सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन है। तो ये सब होने के बाद एक चीज हम कह सकते हैं कि ईरान एक मिडल पावर, सुपर पावर नहीं कह तो मिडिल ईस्ट में उभरेगा। और सबसे गंभीर बात यह है कि युआन में जो पेमेंट होगा तो पेट्रो डॉलर की जगह अब 70% से 60% पे आ गया था, अभी 55 जैसा चल रहा है, वो 50 के नीचे जाएगा। तो डॉलर की क्रेडिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। फ्रांस ने अपना सोना वापस मंगा लिया, बाकी यूरोपियन कंट्री भी मंगाएंगे। $1 ट्रिलियन के ऊपर के बॉन्ड जापान, चाइना सब ने बेच दिए हैं, और अमेरिका का डेट $40 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने का तैयारी में है। तो इस परिस्थिति में डॉलर वीक होगा, अमेरिका की इकोनॉमी वीक होगी। चाइना बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा है, वो कम बोलते हैं। गारंटर उनको कहते हैं कि चाइना गारंटर बने, पर चाइना गारंटर नहीं बनेगा, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और मिडिल ईस्ट के सभी कंट्री के साथ करके करेगा। चाइना इसमें बहुत ही एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पावर, ऑलरेडी उन्होंने कहीं कहीं में तो अमेरिका को ओवरटेक कर लिया है। रशिया पावर है, पर वो चाइना के सबऑर्डिनेट पावर कह सकते हैं। आज के दिन में चाइना के बिना रशिया के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ईरान के साथ भी उनका अच्छे ताल्लुकात है। और जब ट्रंप ने फर्स्ट टर्म में टैरिफ की थी तो उन्होंने अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्री, इवन यूरोप, सबके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए। आपको ताजुब होगा कि उनका ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन को क्रॉस 2 महीने पहले कर गया है।
अमेरिका की सैंक्शन के बावजूद। एआई में काफी आगे है, रोबोटिक्स में काफी आगे है, ड्रोन में मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ड्रोन का चाइना करता होगा। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए अब फॉरेन पॉलिसी में बहुत काफी मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग मुश्किल, बट बहुत विजनरी अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि एक और यूरोपियन दूरी बनेगी, उनके साथ हमारे ताल्लुकात है, डेमोक्रेसी अच्छा हो सकता है। अमेरिका पे भरोसा रखना, ट्रम्प इज अ बैड एनिमी बट इज अ वर्स्ट फ्रेंड। तो ये भी एक अमेरिका का, जब तक ट्रम्प वहां बड़ा चेंज नहीं हो तब तक हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। रशिया आप देख रहे हो, वो चाइना जैसे उनका पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो जा रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपया दिया था। और चाइना को कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनकी तो 50-100 साल की फॉरेन पॉलिसी उनके अपने मैप है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा। और इसमें हमें एक लीडर थे एक जमाने में, जैसे गुट निरपेक्ष में थे तो नाम के लीडर थे, इवन G77 के थे, और उस टाइम हम मिलिट्री या इकोनॉमिकली इतने पावरफुल नहीं थे। पर ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर चांसलर ने भी कहा था कि इंडिया ने हमें आज़ादी दिलवाई, कहीं कॉलोनियल पावर जो आज़ाद हुए कोरिया में, इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस तरह की नीति से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ब्रिक्स के चेयरमैन है, और आगे जाके जो यदि विजनरी अप्रोच से करेंगे। और दूसरी चीज इकोनॉमी, आत्मनिर्भरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन आज के दिन में अपने ड्रोन्स मिसाइल सब बना रहा है, ईरान ने इतनी मिसाइल्स और ड्रोन बनाए, तो जो मिलिट्री वेरफेयर चेंज हो रहा है उसके पर भी ध्यान देके एक इंपॉर्टेंट पावर, क्योंकि 150 करोड़ लोग हैं, बड़ा मार्केट है, इमेज हमारी काफी अच्छी है गांधी से लेके हम जो भी है, पर हमारा एक दुनिया में, इवन ईरान के उन्होंने भी कहा है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे, इसलिए हम दोस्ती जाने देते हैं उनके लोगों का जो हमारे प्रति सद्भाव है। ठीक, हमारी ओवरऑल हमारे पास एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है, अच्छा खासा बेस है, उसके ऊपर अब बिल्ड करना पड़ेगा। उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छे संकेत मिले दिवाली से पहले, भारत में सिचुएशन अच्छी हो, क्योंकि इस वॉर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो इंडिया के ऊपर आएगा, बिल्कुल ईरान ठीक के कहा। बाद, मिडिल ईस्ट के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केतन शुक्ला, इतना उम्दा, नमस्कार। इतना बहुमुखी और गहन विश्लेषण आपने किया, और लगभग सभी बातों को आपने समेट लिया। जो इस्लामाबाद में वार्ता चल रही है उसके भविष्य के बारे में भी आपने कहा, साथ में दुनिया का जो नया ढांचा उभर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की विफलताओं, और उनका जो आपने कहा ना कि एम्पायर्स डिक्लाइन, तो वो ये अमेरिका ढलान से नीचे उतर रहा है और चीन ढलान पे ऊपर चढ़ रहा है। ईरान एक मिडिल फोर्स, एक मध्यवर्ती शक्ति के तौर पर उभर रहा है। रूस में एक जमाने में ताकत थी, लेकिन आज उसको सुपर पावर नहीं कहा जा सकता। मुख्य तौर पर ऐसा लगता है कि भारत के लिए काफी मुश्किलें आएंगी और भारत को बहुत सतर्क होकर अपनी विदेश नीति चलानी पड़ेगी, क्योंकि जब अमेरिका का पतन होगा और चीन का उत्थान होगा तो भारत के लिए दिक्कतें आना बहुत ही स्वाभाविक है। बहुत ही उम्दा विश्लेषण है, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे बातचीत करके। अरे नहीं, आप क्या बात कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये क्षेत्र आपका है और आपने जिस तरीके से और अर्थव्यवस्था, एक विदेश एक चीज नीति। में एक चीज मैं आपको बताना रह भूल गया था कि ये हॉर्मुज स्ट्रीट जो है वो सुएज कैनाल के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। 1956 में जब ब्रिटेन सुएज कैनाल गया, 200 साल का एम्पायर 20 साल में ध्वस्त हो गया था। यही चीज नीदरलैंड के साथ हुई थी, उसके पहले ब्रिटेन के पहले, और उसके पहले पोर्चुगीज एम्पायर का हुआ था। सो ये हॉर्मुज स्ट्रीट शायद हिस्ट्री में ये जो 3 एम्पायर है उसकी तरह ये चौथा एम्पायर है, बहुत ही निर्णायक रहेगा। जो सुएज कैनाल में हुआ था उसी तरह की सिचुएशन थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है। तो ये हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट एंड रिपीट विद आपने इंडियन। इतिहास की मदद लेकर जिस तरीके से आपने ईरानी सभ्यता किस तरह बड़े-बड़े हमलों और युद्धों और साम्राज्यों से टकराती रही है और अभी तक टिकी हुई है, और आज जो ईरान के ऊपर शासन कर रहे हैं अयतुल्लाहों की हुकूमत है, और ये अयतुल्लाह निकल कर जाने नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। वो अपना पूरा बदला लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मिस एडवेंचर किया है फारस की खाड़ी में, वहां अब उन्हें एक बड़ी कीमत उन्हें और अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केतन शुक्ला, नमस्कार, बहुत उम्दा थैंक यू, विश्लेषण। और आगे भी माय मैं आपसे प्लेजर। अनुरोध करूंगा कभी समय निकालकर नई परत के थैंक यू, दर्शकों के नहीं लिए। जरूर जरूर, बहुत बहुत अच्छा रहा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।